नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर की खबर के साथ, जहां ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। यूपी सरकार ने एसआईटी का यह गठन किया है। उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज हैं। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में एक एफआईआर दर्ज है। वहीं हाथरस में जुबैर के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। ज्यादातर मामले धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़े हुए हैं। सीतापुर में दर्ज जो एफआईआर है उस पर मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत मिली हुई है। वहीं लखीमपुर में दर्ज केस में जुबैर न्यायिक हिरासत में है। और अब बात करते हैं एनसीपी सांसद के खिलाफ हुई एफआईआर की। लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके परिसरों पर छापेमारी हो रही है। मोहम्मद फैजल के खिलाफ सीबीआई ने यह एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली, कालीकट, लक्षद्वीप के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। मोहम्मद फैजल के भतीजे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। आपको बता दें, श्रीलंका स्थित कंपनी का भी सीबीआई की इस एफआईआर में नाम है। फिश एक्सपोर्ट में पेमेंट न आने का यह पूरा मामला है। लक्षद्वीप की सहकारी संस्था को नुकसान पहुंचाने का इसमें आरोप लगा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सिर्फ एक वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता फैलेगी। इस बयान की आलोचना विपक्ष तो कर ही रहा है। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान की आलोचना की है। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। मुस्लिम समुदाय की तरफ इशारा करते हुए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पहली आवाज तो बीजेपी के ही अंदर से आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर कहा है कि बढ़ती जनसंख्या को किसी धर्म से जोड़कर देखना गलत है और ये पूरे देश के लिए ही मुसीबत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर योगी के बयान पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। सपा के अलावा दूसरे विपक्षी दलों के नेता तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी, यहां तक कि बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने भी योगी के बयान की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम आबादी है, जहां प्रजनन दर 2.4% है, जो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। लिहाजा ये तर्क भी बहुत वजनदार नहीं है कि खाली कुछ लोगों या कुछ वर्गों के धार्मिक समूहों के यहाँ आबादी बढ़ती है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? भाजपा के केंद्र के मंत्री हेल्थ के राज्यसभा में अप्रैल 2, 2022 को यह कह दिया है। क्या कहा है? कि भारत में कोई जबरन कानून की जरूरत नहीं है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में आप? 1992 में किए गए पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में मुस्लिम जन्म दर 4.41 थी, जबकि हिंदू जन्म दर 3.3, यानी दोनों के बीच 1 पॉइंट का बड़ा अंतर था। वहीं 2022 में यह अंतर घटकर आधे से भी कम पॉइंट का रह गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत जनसंख्या के मामले में 2023 में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल हिंदू और मुसलमान दोनों की प्रजनन दर कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, वैसे ही प्रजनन दर कम हो रही है। यानी
जो जनसंख्या बढ़ने की बात है उसका धर्म से लेना देना है या नहीं है, लेकिन इसका लेना देना शिक्षा से जरूर है। सहयोगी राकेश कुमार के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की। शिवसेना ने उनके समर्थन का एक तरह से ऐलान कर दिया है, अपना मन बना लिया है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना एनडीए के साथ है। उद्धव ठाकरे ने 16 सांसदों की अपील पर आखिरकार ये एक बड़ा फैसला किया। कि सारे लोग अगर प्यार से मुझे कुछ कह रहे हैं तो उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए, और उस भावना का आदर करते हुए आज मैं जाहिर करता हूं कि आने वाले इस राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना द्रौपदी जी को हमारा अपना समर्थन दे रही है। ऐसे देखा जाए तो राजनीति जो आज महाराष्ट्र में चल रही है, मुझे तो विरोध करना चाहिए था, नहीं ये भाजपा की है, मुझे विरोध करना चाहिए। इतने छोटे मन का मैं नहीं हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच की दूरियां बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी दिवस के समापन समारोह में कई बार देखने को मिली। पटना में ये आयोजन इसका हुआ था और इस कार्यक्रम के लिए नीतीश कुमार या विधानसभा स्पीकर की तरफ से अखबारों में पीएम मोदी के आगमन को लेकर किसी तरह का स्वागत विज्ञापन नहीं दिखा, जबकि झारखंड में यूपीए की सरकार है और वहां आधे पन्ने का विज्ञापन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से छपवाए गए निमंत्रण पत्र में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या राज्यपाल तक का जिक्र नहीं था और न ही स्मारिका के कवर पेज पर उनकी कोई तस्वीर देखने को मिली। बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के देवघर में कल नए एम्स की नई इमारत और नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पीएम मोदी ने कहा कि जो विपक्ष के लोग मुफ्त में कुछ देने का वादा करते हैं वो देश में नए एयरपोर्ट, अस्पताल या हाईवे नहीं बना सकते। इस पर देखते हैं मनीष कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर पहुंचने के साथ शिलान्यासों और उद्घाटनों की झड़ी लगा दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें फिर याद दिलाया कि झारखंड संपदा के मामले में अमीर है लेकिन लोग गरीब हैं। ये राज्य जहां का तहां खड़ा दिखा है वो अब हिलता और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड वैसे पिछड़े राज्यों में गिनती में तो आता है, लेकिन मौजूदा गतिविधि, केंद्र और राज्य सरकार के जो सहयोग, वो आज आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुफ्त में दी जाने वाली किसी योजना या वादे से बचकर रहने की अपील की। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ चर्चा नहीं की और न हेमंत सरकार पर खुलकर हमला बोला, जिससे साफ है कि राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन तय है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात करते हैं मॉनसून की। 20 राज्यों पर इसका असर किस तरह से देखा जा रहा है, हम लगातार आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। गुजरात की सबसे पहले अगर हम बात करें तो कई इलाकों में भारी बारिश ने भयंकर तबाही यहां पर मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में गुजरात के सूरत और नर्मदा के इलाकों में यहां पर 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इससे पहले 10 और 11 जुलाई को भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिस वजह से कई बड़ी नदियों में जलस्तर काफी बढ़ गया था और बाढ़ का खतरा यहां पर बड़ा हो रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सूरत और नर्मदा इलाकों में सबसे ज्यादा
500 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद इन इलाकों में कई बड़ी नदियां उफान पर हैं। इससे पहले 10 और 11 जुलाई को भी राज्य के प्रभावित इलाकों में इतनी भारी बारिश हुई कि अब बाढ़ का संकट खड़ा हो रहा है। पिछले 24 आवर्स जो है सबसे ज्यादा बारिश जो है साउथ गुजरात रीजन में, जैसे सूरत है, नर्मदा है, ये जो बेल्ट है जो महाराष्ट्र के लगा हुआ है, मध्य प्रदेश, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है 500 मिलीमीटर। उसका पहला दिन जो था, जैसे मैंने बताया कि छोटा उदयपुर है, टांग गई है, तो वो जो है 10-11 को 600 मिलीमीटर था। अगर दोनों मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं 600-500 मतलब ऑलमोस्ट 1100 इन लास्ट से 72 आवर्स। सो इसलिए फ्लड स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अब तक गुजरात में इस मौसम में औसत से 44% से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में वलसाड, नवसारी, राजकोट, सूरत और नर्मदा शामिल हैं। भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में भी बढ़ रहा है। लोग जो है आज के लिए जो है तेलंगाना और विदर्भ और छत्तीसगढ़ ये रखे हैं रेड अलर्ट, और जो मैंने बताया गुजरात रीजन मेनली वो भी रखे हैं। उधर सेंट्रल वाटर कमीशन के फ्लड फोरकास्ट मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि देश में 15 नदियों का जल स्तर खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर पहुंच चुका है। इनमें से बिहार, दादर और नगर हवेली और तेलंगाना में एक-एक जगह पर नदियां अपने स्तर से बहुत ऊपर बह रही थीं, जिससे उन जगहों पर बाढ़ की स्थिति है। मौसम विभाग ने कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए 13 और 14 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में अगर अंदेशा के मुताबिक भारी बारिश इन 2 दिनों में होती है तो वहां बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। अरवाली गुजरात से महेंद्र चौहान और दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं दूसरी तरफ मुंबई सहित महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट के बावजूद रुक रुक कर बारिश होने से स्थिति सामान्य रही, लेकिन महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश ने नागरिकों का हाल बेहाल यहां पर कर दिया है। गढ़चिरौली जिले में 3 दिनों तक स्कूल बंद करना पड़ा, तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ा। नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है। पाट पर बने मंदिर और हनुमान मूर्ति सभी पानी के आगोश में आ चुके हैं। भारी बारिश की चेतावनी के चलते प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। हम लोग को पहले वो आश्रम में लेके गया, वहाँ से सीढ़ी चढ़ के बस के करीब लेके गया, बस में बिठाया और आया, और सब लोगों ने हमने खूब सहाय की। यहाँ डैम में से बहुत पानी छोड़ने को आया था, उसकी वजह से जो लोग यहाँ नदी किनारे के साइड को अटक गए थे, जिनको निवारण नहीं था, वो लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कारपोरेशन की तरफ से किया गया है। भारी बारिश से नासिक के ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का आलम है। दिंडोरी तहसील के 6 से 7 गाँव की सड़कें पानी में डूब जाने से संपर्क टूट गया है। माता सप्तश्रृंगी गढ़ पर तेज बारिश से बादल फटने जैसी स्थिति होने से 6 यात्री जख्मी हो गए। गढ़चिरौली जिले में तो मौसम विभाग के रेड अलर्ट की वजह से 3 दिन तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बाढ़ और बचाव के कार्य का हालात का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को गढ़चिरौली का दौरा किया। सर्व प्रशासन यंत्रणा, सर्व विभाग अलर्ट आहेत, सगळे अधिकारी आमच्या फील्डवर आहेत आणि एकंदरीत कुठलीही दुर्घटना होऊ नये, जीविताचं नुकसान होऊ नये यासाठी सगळ्या सूचना दिलेल्या आहेत। भारी बारिश के कहर से नागपुर भी अछूता नहीं रहा। जिले के सावनेर तहसील में एक कार बड़े नाले में बह गई। कार में 6 लोग सवार थे। महाराष्ट्र में भारी बारिश से इस मौसम में अभी तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है और 68 लोग घायल हुए हैं, जबकि अब तक 5,968 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है और 35 राहत कैंप लगाए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने गढ़चिरौली के साथ पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे, कोल्हापुर में भी रेड अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के चलते एक तरफ जहां अनहोनी का डर बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कैचमेंट इलाकों में लगातार हो रही बारिश से मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली झीलें तकरीबन 50% भर गई हैं। अभी पिछले हफ्ते तक 10% पानी कटौती झेल रहे मुंबई वासियों के लिए ये राहत की बात है। नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।